very warm welcome at the inaugural episode of Flexi Strong Talks. I'm your host, Lokesh Nathani. Time to introduce our guest. I am wondering कहाँ से शुरू करूं, क्योंकि जब भी मैं इनके बारे में सोचता हूं, इनका नाम मेरे जहन में आता है, मेरे ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं. I get goosebumps. His mantra in life is जिंदगी में कुछ भी मुश्किल नहीं है, हर चीज मुमकिन है. If human minds decide to go for it, nobody can stop them. Whenever life threw him at crossroads, guess what? He challenged the entire road itself. So friends, without much ado, please join me to welcome our very, very special guest, real life hero, Major Dipendra Singh Sengar. मैं तो एक आम इंसान हूँ और रोज़मर्रा की उलझनों में व्यस्त रहता हूँ. मैं आर्मी में स्पेशल फोर्सेस में था, जहाँ मुझे देश की सेवा करने का मौका मिला. लेकिन आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में एक बार मुझे पेट में कुछ गोलियाँ लगी. जब मुझे गोली लगी तब मेरा ध्यान अपने वुंड्स की तरफ नहीं था. आर्मी की ट्रेनिंग, बचपन की सीख अपने आप ही सामने आई और मेरा ध्यान था कि कोई सिविलियन को चोट ना पहुंचे. मैं रेडियो सेट पर अपनी टीम को कंट्रोल करता रहा और अपनी बैकअप पार्टी को सिचुएशन के बारे में बताता रहा. फाइनली जब मुझे इवैक्यूएट करके हॉस्पिटल पहुंचाया गया तब पहली बार मैंने अपने वुंड्स की तरफ देखा. अगले दिन जब मुझे आईसीयू में होश आया तो पता लगा कि लोअर इंटेस्टाइन और एब्डोमेन एरिया में काफ़ी डैमेज हुआ था. ऐसे केसेस में खाना नीचे इंटेस्टाइन में ना जाए जिससे वो रिकवर हो सके, इसलिए पेट के ऊपर वाले भाग में एक कट लगाकर इंटेस्टाइन को पेट के ऊपर रख दिया जाता है और इस कट से हमारा जो भी खाना है वो अपने आप बाहर आता रहता है. और इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है. वहाँ पर एक बैग रख दिया जाता है जिसे कोलोस्टोमी बैग कहते हैं. क्योंकि ये काफ़ी अनप्लेजेंट सा एक्सपीरियंस होता है, इसलिए कुछ पेशेंट्स डिप्रेशन में चले जाते हैं. मेरे केस में एक और कॉम्प्लिकेशन था. मेरा यूरिनरी ब्लैडर भी डैमेज था. तो मेरे पास दो बैग होते थे, एक यूरिनरी बैग, एक कोलोस्टोमी बैग. जब डॉक्टर राउंड पर आए वो मेरे बेड के पास आए और बोले, यू हैड टू मच गट्स सो वी कट आउट सम. मैंने कहा कि सर अभी भी काफ़ी गट्स बाकी हैं. डॉक्टर और नज़दीक आए और बोले, एक गोली पेट से आर पार हुई है, बाकी अलग अलग जगह पर लॉस थी. यू आर लकी दैट नन ऑफ द नर्व्स आर डैमेज्ड. मैं पिछले 25 साल से सर्जरीज कर रहा हूँ और अगर मैं इस तरह से एक नीडल भी निकालना चाहूँ, आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी नर्व्स विल बी डैमेज्ड. मुझे पता नहीं कि डॉक्टर मुझे डरा रहा था या टेक्निकल टर्म समझा रहा था, पर यह सुनकर मेरे दिमाग में ऑलरेडी अगले स्टेप की बातें आने लगी. उसके बाद मैंने हर डॉक्टर और हर नर्स से यही पूछना चालू कर दिया, जल्दी ठीक होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए. और मेरे बाजू वाले कमरे में एक डॉक्टर एडमिट थे. मैं पहुंच गया उनसे मिलने अपने दोनों बैग उठाकर. पता लगा कि वो जीआई स्पेशलिस्ट थे. मैंने उनसे अपने ट्रीटमेंट से रिलेटेड सारी बुक्स मंगा डाली और वो भी बड़े शौक से सारी बुक्स मंगा कर मेरे को देते रहे. मुझे पता लगा कि रिकवरी का एक फिज़िकल एस्पेक्ट था और एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट. मैं दूसरे वार्ड्स में और पेशेंट से भी मिलने गया और वहाँ पर पता लगा कि कुछ पेशेंट्स तो 1 साल से इसी तरह की कंडीशन में हैं. पर मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मुझे तो जल्दी निकलना था. फिज़िकल एस्पेक्ट तो बॉडी संभाल लेगी, पर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट था जो कि ज़्यादातर पेशेंट्स को परेशान कर रहा था. चूँकि स्टूल अलग जगह से निकलना, उसकी सफाई, कोई नॉर्मल कपड़े ना पहन पाना, ये सब काफ़ी अजीब सी चीज़ें होती हैं और साइकोलॉजिकली दिमाग पर वेन करती हैं. इसलिए मैंने अपने साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पर ध्यान देना शुरू कर दिया.
मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने बैग्स की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दूंगा। आई विल बिहेव एज इफ नथिंग हैड हैपेंड टू मी। मैं हॉस्पिटल में जितने एंटरटेनमेंट के साधन थे सबको पूरी तरह से इस्तेमाल करने लगा। रात रात भर क्रिकेट मैच देखना, चोरी छिपे जाकर सिनेमा हॉल में मूवीज़ देखना, कोई भी ऐसा काम करना जिससे कि मेरा ध्यान मेरे वूंड्स, मेरे बैग से कंप्लीटली दूर रहे। यहाँ तक कि मैंने उसी हालत में अपने एक दोस्त की शादी भी अटेंड कर ली। एनीथिंग टू स्टे लाइवली एंड अवे फ्रॉम द फीलिंग दैट आई वाज सिक। 3 महीने हॉस्पिटल में रहने के बाद मैं डॉक्टर्स के सामने अपना रिव्यू करवाने के लिए खड़ा था। डॉक्टर्स को ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी रिकवर हो जाऊंगा, पर मुझे देखकर उन्होंने मुझे टेम्परेरी फिट करके यूनिट जाने दिया। मेरी स्पेशल फोर्सेस यूनिट वो भी काफ़ी सपोर्टिव थी और मैं वापस अपनी टीम के साथ पहुंच गया। मैंने अपनी स्लो स्ट्रेंथनिंग चालू कर दी और अपने आप को परमानेंटली फिट कराने के लिए 2 महीने बाद वापस हॉस्पिटल। वही डॉक्टर्स के सामने जब मैं खड़ा हुआ, बिकॉज मेरी एक टीम उस समय डिप्लॉयमेंट के लिए जाने वाली थी और उसमें जाने के लिए मेरे को मेडिकली परमानेंट फिट शेप 1 में होना ज़रूरी था। मेरी ज़िद को देखते हुए डॉक्टर ने मुझे एक प्रपोज़ल दिया। उसने कहा कि तुम अगर 1 वीक के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ तो मैं तुमको फिट घोषित कर दूंगा। काफ़ी अजीब सा प्रपोज़ल था। फिर डॉक्टर ने समझाया, एक और ऑफिसर जिनको कि उसी तरह की इंजरीज़ हैं पर उनका साइकोलॉजिकल रिकवरी बहुत स्लो है। उस समय मुझे अपनी मदर के वर्ड्स याद आए, अपने से अलग और अपने से बड़े कॉज के लिए काम करोगे तो हमेशा सफलता मिलेगी। मैं उसी समय एडमिट हो गया और दूसरे ऑफिसर को अपनी ही तरह उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सब तरह की चीज़ें प्रैक्टिस करवाता रहा। उसको लेकर हॉस्पिटल से बाहर घूमना, मूवीज़ देखना, जो भी चीज़ जिससे कि वो अपना दर्द, अपनी कंडीशन से अपना माइंड अलग करे। एडमिट होने की वजह से मैं अपनी टीम के साथ तो नहीं जा पाया, पर 2 बातें हुई। पहला, मुझे ज़िंदगी भर के लिए एक बहुत अच्छा दोस्त मिल गया। दूसरा, मुझे परमानेंट फिट कर दिया गया। इस पूरे एक्सपीरियंस में मुझे लगा कि आर्मी की ट्रेनिंग और जो बचपन से सिखाया हुआ आत्मविश्वास हमारे को किसी भी मंजिल तक पहुंचा सकता है। अपना सेल्फ बिलीफ एक ऐसी चीज़ है जो कभी कभी नॉलेज से भी बड़ा हो सकता है। डॉक्टर्स की मेडिकल बुक्स के हिसाब से मुझे 3 महीने में फिट नहीं होना चाहिए था। मेरा सेल्फ बिलीफ कुछ और था और जीत हुई सेल्फ बिलीफ की। फिट होने के बाद मैं जब वापस अपनी स्पेशल फोर्सेस टीम में शामिल हो गया, टीम के साथ वापस कॉम्बैट एरियाज़ में नॉर्थ ईस्ट, JNK, कारगिल, एंड एज लक वुड हैव इट मुझे दूसरी बार गोलियां लगी और इस बार काफ़ी सीरियस था। डॉक्टर्स ने कहा कि मैं कभी अपने पैरों पर नहीं चल पाऊंगा। जैसा कि मैंने कहा कि मैं भी आप लोगों की तरह आम इंसान हूं और आप लोगों की तरह छोटी छोटी खुशियां सेलिब्रेट करता हूं और उसी मेजर में तकलीफ़ों का भी सामना करता हूं। लेकिन हर एक्सपीरियंस में पूरी तरह से सोख होता हूं और कोशिश करता हूं कि अपनी लर्निंग्स का इस्तेमाल करूं। दूसरी इंजरी से रिकवरी का सफ़र काफ़ी लंबा था, लेकिन लाइफ ने काफ़ी कुछ सिखा दिया था और अब मैं थोड़ा डिलिबरेटली काम करने लगा था। तो ये है मेरी लाइफ की लर्निंग्स। पहला, सेल्फ बिलीफ। इस बार मुझे 10 साल से ज़्यादा लगे पूरा रिकवर होने में, बट हमेशा सेल्फ बिलीफ था कि अपने पैरों पर चलूँगा। अपना ध्यान पेन से हटाने के लिए मैंने बहुत सारे काम किए। कैट की तैयारी की, IIM से MBA किया, उसके बाद अपना फोकस अपना काम पर रखा। कोई भी चीज़ अपना ध्यान उस दर्द से दूर करने के लिए। दूसरा, डिसिप्लिन। क्योंकि मैं रिकवर होने की दिल में ठान चुका था, इसलिए बिना किसी चूक के 90 मिनट का योगा
रोज ज़रूरी करता था, चाहे मुझे सोने को कम मिले लेकिन मैं वो ज़रूर करता था, और आज भी वही प्रैक्टिस करता हूँ। इस तरह की इंटेंसिटी वाली चीज़ों को बैलेंस करने के लिए दूसरी तरफ भी कुछ चाहिए, और वो है पहला सपोर्ट सिस्टम। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। जब आप किसी भी चीज़ पर फोकस ज़्यादा करते हैं और आपको कुछ चीज़ों पर से ध्यान नेचुरली हट जाता है, इसलिए आपको एक सपोर्ट सिस्टम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मेरी यूनिट, परिवार, दोस्त, मेरी वाइफ हमेशा मेरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहे हैं। जब भी मैं ज़्यादा इंटेंस फोकस करके कोई काम करता हूँ, मेरे सपोर्ट सिस्टम मुझे गाइड करते हैं, ज़रूरत होने पर चीयर करते हैं। लेकिन कभी कभी इस डिसिप्लिन की ज़िद या ज़्यादा एग्जर्ट करने की आदत की वजह से अपने आप को चोट भी पहुंचाई है। ऐसे समय में सपोर्ट सिस्टम का गाइडेंस काफ़ी ज़रूरी होता है। ये बैलेंस बहुत ज़रूरी है। इसी तरह चूँकि आप इतनी इंटेंसिटी से हर चीज़ कर रहे हैं, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस सभी से बहुत अलग होती है, चाहे वो आपके बच्चे, बीवी, एक्सटेंडेड फैमिली, फ्रेंड्स, कोवर्कर्स, किसी से भी। और जो हमारा सपोर्ट सिस्टम है, इसमें भी हमको गाइड करता है और कभी कभी अपनी एक्सपेक्टेशंस को टेम्पर करता है। अगली चीज़ जो बैलेंस करने के लिए मैंने सीखी, वो है अपनी सेल्फ वल्नरेबिलिटी। एक्सटेंडिंग द सेम एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेक्टेशंस। आप अपने बच्चों को हर चीज़ में अच्छा देखना चाहते हैं। इमेजिन करिए कि आप अपने बच्चों को सुबह 4 बजे उठा दीजिए और उनको एथलेटिक्स की ट्रेनिंग कराइए एक ट्रेनर के साथ। योर किड्स दे विल हेट यू। मैंने किया और फिर रियलाइज़ किया कि कहाँ पर मुझे अपनी एक्सपेक्टेशंस टेम्पर करनी चाहिए और कहाँ फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए। मेरा बेटा जो 1 साल साउथ ईस्ट एशिया रिकॉर्ड होल्डर था, अगले साल उसको टेंडन इंजरी हो गई और वो एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। लाइफ इज़ अ लर्निंग प्रोसेस और मैं रोज़ नई चीज़ें सीखता हूँ। ये बैलेंस की जो मैं बात कर रहा हूँ, इसकी कुछ फाउंडेशंस होती हैं, जहाँ पर सबसे पहले आता है टीम। मुझे हर चीज़ टीम वर्क से मिली है। मेरे घर की टीम, जो कि मैं कहूँगा मेरी वाइफ जया के साथ है, एंड शी इज़ फ्रॉम अ फैमिली जहाँ उनके ग्रेट ग्रैंडफादर आर्मी में थे, जो कि वॉर से रिटर्न नहीं किए एंड ही वॉज प्रिज्यूम्ड डेड। उनकी जो ग्रेट ग्रैंड मदर थी, उन्होंने विडोज़ के कपड़े नहीं पहने। शी वॉज कन्विंस्ड ही इज स्टिल अलाइव एंड ही एक्चुअली रिटर्न आफ्टर अ ईयर। जया ने भी मेरे साथ जिंदगी के हर उतार चढ़ाव में पूरा साथ दिया है और हर छोटी से छोटी मुश्किल और सफलता में वो हमेशा साथ रही है और मुझे एनकरेज करती रही है। नाउ ये टीम के नीचे एक और बड़ी फाउंडेशन जो कि मेरी लर्निंग रही है, वो है कंपैशन। पहला, कंपैशन दूसरों के लिए। तो मैं एक एग्जांपल यहाँ पर दूंगा। हम लोग फैमिली के साथ में काफ़ी लोगों के अलग अलग तरीक़ों से ज़रूरतमंदों की मदद करते रहे हैं, लेकिन अभी कुछ सालों से हमने एक अपना नॉन प्रॉफिट फूड लिंक करके चालू किया और उसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर हम ज़रूरतमंद लोगों को खाना पहुँचाते हैं और उस तरह का खाना जो कि अगर इस्तेमाल नहीं होगा तो शायद डस्टबिन में फेंक दिया जाएगा। इंडिया में इस तरह के काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, लेकिन हमारा जो इनिशिएटिव है, इसमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। ये ओला और ऊबर की तरह का एक ऐप है। इसमें 3 प्रोफाइल्स हैं: डोनर, एग्जाम्पल रेस्टोरेंट; वॉलेंटियर, मेरे और आप जैसे लोग; और रेसिपिएंट, जो होमलेस शेल्टर्स। जब डोनर ऐप में इंडिकेट करता है कि उनके पास शाम को 10 लोगों का खाना बचा है, कोई मैरिज हॉल वाला बोलता है कि मेरे पास इस मैरिज के बाद 10 लोगों का खाना बचा है, तो जो भी उस एरिया के वॉलेंटियर्स हैं उनको नोटिफिकेशन जाता है और जो पहला वॉलेंटियर एक्सेप्ट करता है वो जाकर खाना पिक करता है और रिसिपिएंट्स तक पहुंचाता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़,
हम इसे दुनिया में कहीं भी किसी भी जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन भी इसको इस्तेमाल कर सकती है। इसका मेन पर्पस ज़रूरतमंदों को खाना पहुंचाने के लिए है। हम लोग 2 साल से ये काम कर रहे हैं और इससे हम लोगों को काफ़ी खुशी मिलती है। मुझे अपनी कमियां मालूम हैं और मैं उन्हें पूरी तरह से एम्ब्रेस करता हूं और सभी सुपर पावर्स को धन्यवाद देता हूं कि इन सभी कमियों के बावजूद उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज किसी की भी मदद कर सकता हूं, चाहे फूड लिंक के जरिए या किसी और भी तरीके से। इन इट्स एंटायरिटी यही है मेरी लाइफ लर्निंग और मेरा पर्सनल बैलेंस फुलक्रम। मेंटल स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबल अप्रोच के बीच यही है मेरा मॉडल। और मज़े की बात यह है कि एवरीथिंग हियर इज इन आवर कंट्रोल एंड एवरीथिंग स्टार्ट्स विथ सेल्फ बिलीफ। एज माई मॉम वुड से, you just need to invoke the Hanuman in you. Arise, awake, and stop not till the goal is reached. Thank you so much, sir, for sharing your life that has experienced all kind of emotions. दोस्तों, अब हम सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे मेजर साहब के साथ। So welcome once again, मेजर दिपेंद्र सिंह सेंगर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग टॉक्स में। Thank you, Lokesh. I am actually honored to be a part of this initiative. So thank you. Absolutely, our pleasure, sir. So बहुत सारे सर सवाल आ रहे हैं। मैं पहला सवाल जो कि आया है कलकत्ता से, What comes to your mind when I say the word flexi strong in connection with life? If you had not said the last 4 words, I would have probably said Virat Kohli or Sham Steel. But because you said in life, I'll say something which has been a part of my own life journey. And I would say yoga is the thing which comes to my mind, which has actually given me the strength. And yoga in the real sense, where we are not talking about only the physical aspect of it, but also the mental strength aspect of it, along with both the physical flexibility as well as the mental agility. So what were your first thoughts when you were hit by the bullets for the first time? This is a question from Varun Jindal. So it was not one thought, it was actually a couple of thoughts which came in. The first one being the safety of my own men. And the second one was my dad. We were in a mountainous terrain. I realized that I really needed backup at that point of time. So I immediately called up the other team in the vicinity. And they immediately reacted, they reached, and we were able to manage that situation. The second piece was about my dad. He was a heart patient. And before this, I was already injured once. And I didn't want him to know that I have been injured again. एक सवाल है विवेक सिंह जी का कि मेजर, डिड यू एवर फील डिप्रेस्ड आल्सो एंड फ्रस्ट्रेटेड ड्यू टू इंजरी? I'll give an example of what happened when I got injured the second time and I reached the hospital. Initially, the doctors did not tell me about the seriousness of the injury. So I kept asking, when will I go back to my unit? And because I was tied to the bed, they wanted my hip joint to be fixed. So they had put me on traction, so I couldn't even move. There was nothing I could do. I couldn't move anything other than my head and my arms. So the best thing I could have done at that point of time was to read. If I could pick up a book, I could just read. And that exactly is what I did. For 1 month, I continued reading day in, day out, because that would take my attention away from my own pains and aches, because I was undergoing multiple surgeries and all these things were happening. So instead of taking a painkiller, I would pick up a book and I would divert my attention and I would read and read and read. I actually finished off all the books of the Red Cross library in the hospital in that 1 month.
And that's how I look at it. What is it that I can do if I'm not able to do certain things? Wow. So basically the lesson is कि if you are in pain, distract yourself, keep your mind away from pain, और कुछ भी करो जिससे आपका mind pain से दूर चला जाए, so that you can overcome this pain and move forward in life. So one question is that, you went through rigorous training in army, so that makes you strong, flexible, deal with all kind of situations. But for a common man, आम आदमी, मेरे ऐसे एक आम आदमी के लिए, मतलब how is it possible to stay mentally fit and tough in these kind of situations? This is a question from Parikshit. I would say that I am not half of what my mother is. She's never seen army. She's never been close to army. Like the closest she got is that her son was in the army. I don't think she did any kind of a training, but the level of mental strength, determination which she's got, I don't think that I'm anywhere close to that. I'll give you an example here, and it may be at the cost of some other questions. The way she kind of took over once she knew that my dad had got Parkinson's, she took over everything and she took care of my dad like anything. There was one incident where she herself was getting operated. She was coming out of the operation theater, and you can imagine, I have a lot of experience, so I can tell you that is the time you are at your weakest. The effect of the whatever anesthesia you've been given, that starts waning, and that is the time you start getting all the pains and aches and everything. Her lips were dry, and I was worried that she must be getting that pain and that thirst and everything. She opened her eyes, and the first thing she asked is, "How's dad?" Now, that kind of mental strength, it doesn't need an army training for you to get that kind of strength. Right. It is something which one can develop, and I kind of learn about these specific strengths from everyone, everywhere around me. सर एक आखिरी सवाल उसी से जुड़ा हुआ है कि आपकी जो ट्रेनिंग थी आर्मी में, was it as tough as it has been shown in the series? Somebody is asking, or was it much easier? So I would say that nothing in life is easy, if that is the intent of the question. Right. So the visualization and the picturization aside, the selection process and the training thereafter of special forces is a rigorous one. There are enough real documentaries, forget about the fictional shows. There are enough documentaries which are there on the special forces of the world. There is one on the Indian Special Forces also. I would say, go watch that. You will know the answer. Few words of wisdom that you would like to share before we say goodbye to you. In fact, you already kind of summarized it. It's not fame or money. It's not those material things. I would again say that it is something which I feel strongly about, and it is something which I'm convinced about. I would say, be the best version of yourself. Never stop believing in yourself. Never ever give up. Great. So, sir, on behalf of all our viewers and Shyam Steel and Flexi Strong Talks, I would like to thank you. We all would like to thank you for taking time out and sharing your incredible life journey. I would also like to thank Shyam Steel and the entire team that worked relentlessly to launch the inaugural episode today. A special thanks to two very special people, Mr. Govind Beriwal and Mr. Gaurav Beriwal, for taking forward this initiative. And the biggest thank to all the viewers who joined us today to encourage us, to give their love, to give their support, to make the inaugural episode a grand success. Please visit our Facebook page, Shyam Steel, and use hashtag FlexiStrongTalks. Do share the detail for our next episode with your friends, families, and colleagues, and help them. Let them find their answers to the crossroads that they are standing on.